एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत गंभीर बीमारी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी है। इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। एंडोमेट्रियोसिस में जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर पाया जाता है वो यूट्रस के अंदर होने के साथ साथ वो अंदर बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी हो जाता है, यानी जैसे ट्यूब्स, ओवरीज या पाउच ऑफ डगलस, इन सब स्थानों में एंडोमेट्रियम जाकर के इम्प्लांट कर जाता है और वो एक तरह का डिजीज़ कहलाता है एंडोमेट्रियोसिस। नॉर्मली हर महीना आने के टाइम पर वो एंडोमेट्रियम शेड होता है और बाहर वो मासिक के रूप में निकल जाता है, जो हर महिला को हर महीने पीरियड्स आते हैं या मेंसेस आते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में जिस तरह से हर महीने बाहर की तरफ इसका ब्लीडिंग होता है, वैसे ही अंदर की जगह पर जहाँ पर ये एंडोमेट्रियम जा कर के इम्प्लांट हो गया होता है, जैसे कि ट्यूब्स में या ओवरीज में या पाउच ऑफ डगलस में, कई बार दूर वाले अंगों पर भी, यूट्रस या उससे रिलेटेड ऑर्गन्स पे नहीं, बाकी जगहों में भी जा कर के इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पर हर महीने वो हार्मोन के रिस्पॉन्स से ब्लीड करता है और पेन कॉज करता है और ब्लड कलेक्शन कराता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की कई अलग अलग बॉडीज़ ने और सोसाइटीज़ ने ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नेशनली अलग अलग स्टेजेस बनाई हैं, बट मोटा तरीके से ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में ये बहुत माइल्ड डिजीज़ होती है, कई बार ये डायग्नोज भी नहीं हो पाती, पेशेंट को कोई सिम्टम भी नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे इम्प्लांट्स जाकर के पाउच ऑफ डगलस में या यूट्रस को उसके आसपास वाले एरिया में, यूट्रोसेक्रल्स में, वहाँ पर जाकर के छोटे इम्प्लांट्स मिलते हैं और उसको ग्रेड 1 कहते हैं। स्टेज 2 में ये और गहरे तरीके से अंदर जाता है, पाउच ऑफ डगलस में ट्यूब्स और ओवरीज को भी इन्वॉल्व करता है। स्टेज 3 में ये बड़े बड़े सिस्ट बना देता है, बाउल को भी इन्वॉल्व कर लेता है और स्टेज 4 में एकदम डीप जा कर के अंदर रेक्टम और बाउल और सब जगह पर पूरे पाउच में पूरे पेल्विक डिजीज़ हो जाती है। तो जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग बढ़ती चली जाती है। जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर जो निकल रहा है उसके साथ साथ वो अंदर जाता है, तो यूट्रस की 2 नलें होती हैं, नलों के थ्रू जा कर के एंडोमेट्रियम अंदर इम्प्लांट कर जाता है। रेट्रोग्रेड थियोरीज को कहते हैं। अदरवाइज इसमें जेनेटिक कॉजेज़ भी बताया गया है, बट ज़्यादातर एक्सेप्टेड थ्योरी रेट्रोग्रेड थ्योरी ही है। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण एडवांस डिजीज़ में आ जाते हैं, स्टेज 1 में ना भी हों, स्टेज 2, 3 और 4 में डिज़ीज़ की सिवेरिटी के हिसाब से लक्षण काफ़ी ज़्यादा आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेन। पेशेंट को पेन होता है और बहुत सिवियर होता है, पीरियड के दौरान या पीरियड ना आ रहे हों तब भी पेन रहता है, लोअर एब्डोमेन पेन लगातार बना रहता है, ओवरीज के पास वाली जगहों पे पेन बना रहता है। अगर कोई मैरिड महिला है तो उसको हस्बैंड के साथ संबंध बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ तक कि और एडवांस डिजीज़ में यूरिन पास करने में और मोशन पास करने में भी उसको बहुत सीवियर पेन होता है। तो अगर कोई बच्ची या कोई महिला इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसको लगातार लोअर एब्डोमेन पेन बना हुआ है और उसको महीने के दौरान भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या हस्बैंड के साथ रहने में तकलीफ़ है, तो एंडोमेट्रियोसिस होने का शक हो सकता है उसमें। एंडोमेट्रियोसिस के कारण से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स में जब हम लोग दूरबीन की जांच करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसको स्टेज 1 की एंडोमेट्रियोसिस या स्टेज 2 की एंडोमेट्रियोसिस डिजीज़ थी, लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं था और कोई सिवाय इसके कि उसको बच्चे नहीं हो पा रहे थे। तो कई बार पेशेंट को और कोई सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन इनफर्टिलिटी के रूप में भी कपल्स आते हैं हमारी ओपीडी में कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है और हम लोग जब जांच करते हैं तो पता लगता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस क्योंकि लाइफ इतना ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है कि हम अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर पाते आजकल, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस और बढ़ता चला जा रहा है और यंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनको पेन हो रहा है और इतना सिवियर पेन हो जाता है कि वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती, यहाँ तक कि अपने डेली काम नहीं कर पाती, एग्ज़ाम्स मिस कर देते हैं लोग। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरी हो जाती है और इसके कारण से बहुत डिप्रेशन हो जाता है। इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ में। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो एंडोमेट्रियोमास होते हैं वो कैंसरस भी बन सकते हैं, बहुत रेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस हो जाती हैं, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे तो उनको आपका परीक्षण करने पर काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है। जो नॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं एक फीमेल में, वो उससे विपरीत फाइंडिंग आएंगी एंडोमेट्रियोसिस के। उसमें कई बार एग्जामिन करने पर ही हम लोग को बड़ी बड़ी गांठें मिल जाती हैं। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म हो जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराई जाती है जिसमें कंफर्म हो जाता है कि एंडोमेट्रियोमास बने हुए हैं। एंडोमेट्रियोमा का मतलब कि वही ब्लड जो बाहर निकलता है वही जाकर के ओवरीज में भर गया है और वो जाकर के बड़े बड़े ट्यूमर्स बना देता है। कई बार छोटी छोटी बच्चियां आती हैं हम लोग के पास जिनके 10-10 सेंटीमीटर के ट्यूमर्स बने होते हैं और उनकी ओवरी का टिश्यू काफ़ी हद तक डैमेज हो गया होता है। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, लंबे समय तक के लिए ट्रीटमेंट चाहिए रहता है इसमें। तो जितना जल्दी डायग्नोसिस बनता है उतना अच्छा है, क्योंकि जब छोटी लड़कियों में डायग्नोसिस नहीं बन पाता तो जब तक लेट आकर के पता चलता है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या उनको हस्बैंड के साथ रहने में तकलीफ़ हो रही है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका ओवेरियन टिश्यू और पूरी पेल्विक एनाटॉमी काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग पेन या इन सब सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको एग्जामिन करके या अल्ट्रासाउंड करा करके इस डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगी। अगर इस पर भी नहीं पता चल रहा तो MRI से भी काफ़ी नॉलेज हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, तो क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्टली दूरबीन के द्वारा सारी ओवरीज, ट्यूब्स और यूट्रस, ब्लैडर, पाउच ऑफ डगलस सब कुछ देख लेते हैं, तो उसमें दिख जाता है कि एंडोमेट्रियोटिक पैचेस हैं कि नहीं, और वहाँ से बायोप्सी ले करके एंडोमेट्रियोटिक बुले वगैरह का हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं, तो पता चल जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। एक बार सही डायग्नोसिस बन जाए उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करना आसान है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज लंबा चलता है और एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलना पड़ता है कि पेशेंट हमारी किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रही है और उसकी क्या ज़रूरतें हैं उस उम्र के हिसाब से। लड़कियों को महीना आना शुरू होता है 11, 12, 13 साल की उम्र से और वो 45 से 50 साल तक, 55 साल तक चलता है। इस दौरान ये एक लंबा अंतराल है जिसमें अगर एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है बचपन में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में या एडवांस एज ग्रुप में, तो उसका ट्रीटमेंट उसकी एज और उस एज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मतलब यानी अगर एडोलेसेंट लड़की है, छोटी टीनेजर लड़की है और उसको एंडोमेट्रियोसिस हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर मैरिड वुमन है, अराउंड 20 to 30-35 के बीच में है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा। और अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उस मैरिड वुमन की, उसको बच्चे हो चुके हैं और उसको और आगे बच्चे नहीं चाहिए लेकिन उसको पेन बहुत ज़्यादा है, उसकी डिजीज़ एडवांस है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसको हम लोग एक एक करके डील करते हैं। मान लीजिए कि एक छोटी बच्ची है करीब 16 साल की, 15 साल की, 18 साल की, जिसकी शादी नहीं हुई है और उसको एंडोमेट्रियोमा हो चुका है। ऐसे केसेस में डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ द एंडोमेट्रियोमा क्या है, कितना बड़ा है, छोटा है, केवल 2 सेंटीमीटर्स का है, 3 सेंटीमीटर्स का है, या वो 6-7 सेंटीमीटर्स का है। अगर वो छोटा एंडोमेट्रियोमा है तो उसको हम लोग दवाइयों से दबा सकते हैं और उसको लंबे समय तक वो दवाइयाँ चलती रहेंगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और वो आगे बच्चे होने के लिए प्रिपेयर होना चाहती है तब तक। लेकिन अगर इसी लड़की को 6-7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर का एंडोमेट्रियोमा है तो उसको अपने डॉक्टर से मिल करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि जो ट्यूमर अभी इतना बड़ा है वो जब तक वो शादी की उम्र में पहुंचेगी तब तक वो और बड़ा हो जाएगा और इस बीच उसकी ओवरी के अंडे
काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, उसका AMH ख़राब हो जाएगा, उसका क्वालिटी ऑफ एग्स ख़राब हो जाएगा। तो इन दैट केस हम लोग उसको ऑपरेट कर देते हैं एंडोमेट्रियोमा को, और उसके बाद हम उनको दवाइयों पे या कुछ इंजेक्शंस आते हैं उन पे रख देते हैं, जब तक आगे वो मैरिजेबल एज पर जाती हैं या फिर वो डिसाइड करती हैं अब हमको मैरिज और बच्चे करने हैं। अब सपोज़ हमारे पास पेशेंट आ रही है जिसको केवल कोई सिम्टम नहीं है लेकिन उसको इनफर्टिलिटी है, और जब हम उसको इनफर्टिलिटी के लिए हम डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कॉज, और मान लीजिए कि पता चलता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है, तो उस केस में ग्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ज़रूरी है कि वो ग्रेड 1, 2, 3 या 4 किसको बिलोंग करते हैं, क्या सिवियरिटी है डिजीज़ की, उसके ट्यूब्स का स्टेटस क्या है, ट्यूब खुले हैं कि बंद हैं। अगर लो ग्रेड डिजीज़ है जिसमें ट्यूब खुले हुए हैं और बाकी सब कुछ ठीक है, तो उस केस में हम पेशेंट को अपने बता देते हैं कि इस डिज़ीज़ को थोड़ा सप्रेस करके हम दवाइयों से, उसके बाद उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जिसमें कि IUI आ जाता है या फिर कुछ दवाइयाँ देने की आ जाती हैं जिससे वो जल्दी कंसीव कर लें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे एंडोमेट्रियोसिस एक बढ़ने वाली बीमारी है। जैसे हर महीना आता रहेगा, वो जो एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स हैं वो भी ब्लीड करते रहेंगे और डिजीज़ बढ़ती रहेगी। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। तो इन दैट केस हमारी प्रायोरिटी उस लेडी के लिए हो जाएगी कि अभी उसको कंसेप्शन ज़रूरी है। अब यही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडी अगर एडवांस डिजीज़ में आती है, मान लीजिए स्टेज 3 या स्टेज 4 में आती है, तो उस केस में ट्यूब खुला होने के बावजूद भी हमें वहाँ पर सर्जरी करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमको ओवरी को नॉर्मलाइज करना है, उसके एंडोमेट्रियोमास ड्रेन करने पड़ेंगे। ट्यूब और ओवरी आपस में जिस नॉर्मल एनाटमी में रहने चाहिए वो नहीं रहते हैं, तो हमको नॉर्मल एनाटमी रेस्टोर करनी है, जिससे कि खुले हुए नलों से अंडा आगे जा कर के वहाँ पर पेशेंट कंसीव कर पाए। अब सपोज़ कि पेशेंट को केवल पेन की प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण से वो परेशान है, ब्लीडिंग जल्दी हो जा रही है, ये सभी सिम्टम्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, लेकिन उसके बच्चे हो चुके हैं और उसको आगे बच्चे और नहीं चाहिए। तो इन दैट केस हम लोग सर्जरी करके कुछ खाने की दवाइयाँ आती हैं या इंजेक्शंस आते हैं या अंदर डालने की दवाइयाँ आती हैं, वो दे करके हम लोग उसका पीरियड स्टॉप करवाते हैं, जिससे कि अंदर भी ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, तो पेशेंट के सिम्टम्स में काफ़ी आराम मिल जाता है। एंड लास्ट इज़, अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है या उसका शी इज़ आउट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो इसका लास्ट ट्रीटमेंट फिर हिस्टेरेक्टमी होता है, जिसमें कि बच्चेदानी निकाल देने से मरीज़ को काफ़ी आराम मिल जाता है। लेकिन वो ऑप्शन उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनका बच्चे फैमिली कंप्लीट हैं, एडवांस एज ग्रुप है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि लाइफ को बहुत ज़्यादा मॉर्बिड कर देती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी पुअर हो जाती है। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस की जागरूकता होनी चाहिए। अगर पेन और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, इतना है कि आप डे टू डे एक्टिविटी अपनी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर से जल्दी जाके मिलें, क्योंकि जितना जल्दी ये डिज़ीज़ डायग्नोज होती है उतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है इसका। जितना लेट इसकी डायग्नोसिस होती है उतनी प्रोग्नोसिस पुअर हो जाती है।